बच्चों, आपने अपने आसपास घर का निर्माण, सड़क का निर्माण, आसपास की साफ सफाई, पुल का निर्माण, बांध का निर्माण, घरों की लिपाई पोताई और भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसे मजदूरों को करते देखा होगा। बिना मजदूरों के ये सब कार्य असंभव है। आज की वीडियो में हम डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित आत्मकथा मैं मजदूर हूँ का अध्ययन करने वाले हैं। लेखक ने इस आत्मकथा में यह बताया है कि दुनिया के विकास व समृद्धि का कारण मजदूर ही हैं, लेकिन आज भी मजदूरों का जीवन अभाव से ग्रस्त है। आपका हमारे YouTube चैनल अनिष्क एकेडमी में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ मैं मजदूर हूँ, जो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय के जीवन से जुड़े कुछ कुछ बातों को जान लेते हैं, क्योंकि इनके जीवन परिचय से कुछ कुछ जो बातें हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो इनके जन्म के बारे में हम जान लेंगे कि भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन 1910 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में उजियारपुर नामक स्थान पे हुआ था। और आपको इनके जीवन परिचय में बस यही याद रखना है इन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं उनका। जैसे इसमें है हिंदी साहित्य के ललित निबंधकारों में उनका स्थान महत्वपूर्ण और विशिष्ट है। दूसरा जैसे है कि इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शोध पत्रिका का संपादन किया और हिंदी विश्व को संपादक मंडल के सदस्य भी रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें, ये मॉरिशस में भारत के राजदूत भी रहे, इसे आप याद रखिएगा। और साथ ही आप इसमें याद रखिए जो इनकी बोली थी, भाषा थी, इनकी भाषा शैली तत्सम शब्दों से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली है और इन्होंने विवेचनात्मक, भावुकतापूर्ण, चित्रात्मक भाषा का प्रयोग तथा कहीं कहीं रेखा चित्र शैली का प्रयोग किया है। ये इनकी शैली है। और इनकी जो रचनाएं हैं वो है विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, कालिदास का भारत, कादम्बरी, ठूठा आम, बुद्ध वैभव, सागर की लहरों पर, इतिहास साक्षी है आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इतनी सारी जो बातें मैंने आपको बताई वो इम्पोर्टेंट है, उसे आपको याद रखना है। मैं मजदूर हूँ जीवनबद्ध श्रम शक्ति की इकाई। जीवनबद्ध का मतलब होता है जीवन से बंधा हुआ, श्रम का मतलब होता है परिश्रम। तो जीवन से बंधे हुए परिश्रम की इकाई किसे कहा गया? मजदूर को कहा गया है। मैं मजदूर हूँ ये एक विचारात्मक लेख है जिसे भगवत शरण उपाध्याय जी ने लिखा है और इसमें लेखक ने मजदूर वर्ग की कहानी को आत्मकथात्मक शैली में लिखा है, इसलिए ये एक आत्मकथा है। और इसमें ये बताने का प्रयास किया है कि इस दुनिया के वर्तमान स्वरूप तक विकसित होने की यात्रा में, मतलब अभी जो वर्तमान युग में हम जी रहे हैं, जो आप सारी चीज़ें यहाँ पे देखते हो, इसमें मजदूर वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन मजदूरों की अपनी ज़िंदगी पहले की तरह आज भी अभावग्रस्त है। आप अपने आसपास कहीं ना कहीं किसी मजदूर फैमिली को देखा होगा कि वो सारा कार्य करते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, पुल का निर्माण, बांध का निर्माण, बड़े बड़े कारखानों का निर्माण, ये सब जो कार्य हैं वो मजदूरों से ही होता है। और आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोग तो अपने घरों में भी नौकर लगाते हैं, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये छोटे छोटे कार्य हैं, उसके लिए भी मजदूरों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे लेखक का ये कहना है कि मजदूर इतना कार्य करते हैं, इनके कारण ही इस दुनिया में इतने बड़े बड़े कार्य हुए हैं, लेकिन उनकी जो जिंदगी है पहले जैसी थी, मतलब अभावों से ग्रस्त, वो आज भी वैसी ही बनी हुई है। तो यहाँ पे मजदूर की जो आत्मकथा है उसमें मजदूर कहता है, मतलब लेखक मजदूर के माध्यम से कहता है कि मैं मेहनत कश मजदूर हूँ। मेहनत कश मतलब हमेशा मेहनत करने वाला मजदूर। और जैसे लिखा है कि आदमी के बनैलेपन से लेकर आज की शिष्ट सभ्यता तक की सीढ़ियों पर मेरे हथौड़े की चोट है। बनैलेपन का मतलब होता है जंगलीपन। मनुष्य पहले जंगली, मतलब उसका अच्छे से उसमें ज्ञान नहीं था, तो पहले आदि मानव था, है ना। तो उसे ही कहा है कि मनुष्य के जंगलीपन से लेकर आज जो शिष्ट सभ्यता, मतलब अच्छा व्यक्ति बन गया है, वहाँ तक मेरा ही प्रयास है। ये जो ज़माना है वो तो बदल गया, पहले अलग था और अब बहुत चेंज हो गया, लेकिन मैंने कभी भी ज़मीन से पीठ नहीं लगाई, मतलब मैंने कभी भी आराम नहीं किया और ना ही आराम करने के लिए कभी अपने फावड़े जानते हैं ना आप, जो जिससे मिट्टी खोदा जाता है, काम किया जाता है खेतों में, ऐसी ज़मीनों में, तो कहा कि मैंने
फावड़े भी नहीं टिका है सुस्ताने के लिए। और मेरे बाजू पे मतलब मेरे कंधों पे ये जमाना टिका हुआ है और मेरे घुटनों पर अलकस दम तोड़ती है। अलकस का मतलब होता है आलस्य। इससे मतलब ये है कि मैं कभी थकता नहीं हूँ। और मेरे जो एक कंधा है उस पे भूमंडल का भार है। जो पृथ्वी जो है ना, दुनिया, उसका भार किसमें है? मजदूर के कंधे पर, और उसे उठाने वाले एटलस के साथ। पर मैं वो ही हूँ कि कभी गर्दन नहीं मोड़ता, कंधे नहीं डालता, उन्हें कभी बदलता तक नहीं। तो ये कह रहा है मजदूर कि जो दुनिया का भार है वो मजदूर के कंधों पे ही टिका है। आपने एटलस फोटो देखा होगा कि एक मनुष्य जो है वो ऐसा एटलस को रख के, मतलब भूमंडल का भार को रख के बैठा है। तो ये कह रहे हैं कि उससे मैंने अपने कभी गर्दन को मोड़ता नहीं और ना ही कंधे डालता, मतलब कभी आराम नहीं करना। कंधे डालना का मतलब ये है। और उसे कभी भी नहीं बदलता। अगर मजदूर ऐसा कर दे तो दुनिया में कोई भी काम नहीं होगा। क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि आजकल तो अपने घरों में भी छोटे छोटे जो कार्य हैं उसके लिए भी लोग मजदूरों को बुलाते हैं। अब आगे ये कह रहे हैं कि कंधे डाल दूं तो गजब हो जाए, दुनिया लड़खड़ा कर गिर पड़े, जमाने का दौर बंद हो जाए। तो यहाँ पे मजदूर कह रहा है कि मैंने हमेशा निर्माण कार्य किया है, अगर मैं आराम कर लूँ तो बहुत ही गजब हो जाएगा, ये दुनिया जो है ना वो गिर जाएगी। क्यों? अगर कोई मजदूर रहेगा ही नहीं तो हम और इस दुनिया के जो कार्य हैं, जो बड़े बड़े भवन निर्माण होते हैं, पुल का निर्माण होता है ना, और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, तो ये कौन करेगा? और वो कह रहे कि मैं निरंतर निर्माण किया हूँ, विध्वंस नहीं करूँगा। कहने का मतलब हमेशा मैंने अच्छा कार्य किया है, लेकिन उस कार्य को कभी मैं नष्ट नहीं करूँगा, कभी भी विनाश का कार्य नहीं करूँगा। और यदि मुझे करना भी हुआ तो जो कार्य मतलब नष्ट हो चुका है या जो चीज़ नष्ट हो गया है उसे मैं फिर से बनाने का प्रयास करूँगा। और ये सब करने में मुझे कभी भी थकान महसूस नहीं होगी, न कभी मैं आलस्य नहीं करूँगा, बल्कि मेरे को काम करने के लिए मेरा जो शरीर है वो हमेशा फड़कता रहता है। ऐसा मजदूर का कहना है। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे निर्माण की परिधि की व्यापकता अनंत है। मतलब मैं जो कार्य करता हूँ वो अनंत है, उसका कभी अंत ही नहीं है। उदयाचल से अस्ताचल तक, उदयाचल मतलब जो सूर्य उदय होता है उसे उदयाचल कहते हैं, और जिधर अस्त होता है उसे अस्ताचल कहते हैं। जब सूर्य उदय होता है, उदय से लेकर उसके अस्त होते तक, क्षितिज के छोरों तक, क्षितिज का मतलब होता है जहाँ धरती और अंबर मिलते हुए नजर आते हैं। और वो कह रहे हैं कि कई साल या हजारों साल पहले कलयुग में भी जब कभी अंतराल के गर्भ में था तो मैंने क्या किया था, नदियाँ जो थी उसके बहाव को रोक दिए। बहाव जो अभी ताजा थे, प्रखर प्रकृति वेग से प्रेरित, तो ये सब चीज़ को रोक कर मैंने बहुत सारे भूमि को उर्वरा शक्ति मतलब उपज बनाई है। तो आप तो सुने ही होंगे कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे हम ना फसल उगा सकते थे, पानी ही पानी था। तो मजदूर का कहना है कि जब पहले की बात, हजारों वर्ष पहले, तो इन नदियों के प्रवाह को रोक के मैंने जमीन बनाया है, उसके बहाव को मैंने रोक दिया और कहीं कहीं की भूमि को मैंने उपजाऊ बनाया है। और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, जैसे समुंदर का जल को मैंने सुखाया, जहाँ दलदली था उस ठोस जमीन बनाया और उसी जमीन पर मैंने फसल लगाया, जिससे आज हमें जो भी अनाज मिल रहा है वो, नहीं तो पहले ऐसा नहीं था। और वो कहते हैं कि जैसे कश्मीर का नाम लेते ही हृदय में जो आनंद की लहरें उठने लगती है, कहा जाता है ना बहुत ही सुंदर जगह है कश्मीर। तो बोल रहे हैं कि उसकी जो नम दलदल भरी भूमि किसने सौंदर्य से रंगी, तो वहाँ पे जो कार्य हुआ, उसको सुंदरता को बनाने का कार्य हुआ, वो मजदूरों के द्वारा ही हुआ है। तो ये सारी चीज़ बोल रहे हैं। और वहाँ पे किसने केसर की फैली क्यारियों में जादू की मिट्टी डाली। तो ये सारे जो कार्य हैं जो हम आज सुनते हैं कि यहाँ पे केसर की खेती हो रही है, यहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन बहुत अच्छा है, यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं, यहाँ पे इस फसल की अधिकता है ना, आम की फसल हो, चाहे कॉफ़ी की फसल हो, चाय बागान, ये सारी चीज़ें जो आप देखते हैं वो सिर्फ मजदूरों के द्वारा ही होता है। फिर आगे कहते हैं कि दिन सोता था रात सोती थी पर मैं जागता था। दिन सोता था रात सोती थी पर मैं जागता था। कहने का मतलब ये है कि लोग जो आम हैं उन लोग तो दिन में सो भी जाते हैं, रात में भी सो जाते थे, लेकिन मैं हमेशा जागता रहता था, मैं कभी आराम नहीं करता। और जो चट्टान के बारे में बात कर रहे हैं कि नील नद की धारा छाती पर चट्टान ढोती थी, दक्षिणी पहाड़ी में मेरी चट्टान। तो ये बोल रहे हैं कि जो चट्टानों को जो काट काट के जो वहाँ पे अलग से आकार आकृति बनाई है वो भी मजदूरों ने ही किया है। तो उनके बाजुओं में
इतनी ताकत है कि अपने कंधों पर गर्दन पे उठा के वो कितने 500 फुट ऊपर आसमान की छाती से गीजा और सकारा के मैदानों में जो आप पिरामिड देखते हो ना फोटो में, या फिर आपने फिल्मों में, टीवी में, न्यूज़ में ऐसा देखा होगा, जो गीजा और सकारा के मैदानों में जो बड़े बड़े पिरामिड दिखते हैं, तो उन सारी चीज़ों को भी, बड़ी बड़ी पिरामिडों को भी इन मज़दूरों ने ही बनाया है। इन मज़दूरों ने ही बड़े बड़े पहाड़ों को, चट्टानों को खोदकर जो खनिज है, जैसे तांबा, सोना, चांदी, लोहा, कोयला, हीरा, ये सब चीज़ों को निकाला है। पत्थर को काटते थे, लेकिन जो इनके मालिक होते थे, वो मालिक इनको इतना कार्य कराते थे, फिर भी ये अपने थकावट नहीं करते थे, और ज़मीन की छाती फाड़ कर इन्होंने चमकता लोहे सा कठोर हीरा निकाला। और दक्षिण अफ्रीका में पता है ये निकलता है, तो आज भी निकाले जा रहा हूँ। लेकिन देखो, हीरे की, सोने की, चांदी की चमक इतनी है, लेकिन उनकी चमक के नीचे मज़दूरों की ज़िंदगी क्या है? काली अंधियारी है। क्योंकि वो ये सब कार्य तो करते हैं, सोना, चांदी, हीरा, मोती सब निकालने का, लेकिन ये क्या उनका अपना होता है? नहीं होता। इसीलिए मज़दूर यहाँ पे कह रहे हैं कि इनके चमक के नीचे मेरी जो ज़िंदगी है वो काली अंधियारी जैसी है। फिर ये बताते हैं कि मेरी खोदी ज़मीन को घेरे शेर से खूंखार एवं कुएँ खड़े रहते हैं। यहाँ पे कुत्ते आएंगे, खूंखार कुत्ते खड़े रहते हैं, मुझे घूरते, मेरी हर एक एक हरकत पर छलांग मारते हैं। कि जो मालिक है, जो खनन कार्य करवाता है, तो अपने साथ बड़े बड़े कुत्ते रखे रहते हैं, ताकि यहाँ से कुछ भी जो खनिज निकल रहा है, हीरा, सोना, चांदी, उसे ये मज़दूर ना रख पाए। तो देखो, कार्य इन्हीं से होता है, लेकिन इनके लिए कितना बंदिश, जैसे अगर थोड़ा सा भी हो तो कुत्ते को भी छोड़ देते, इनको अपनी जान की भी रिस्क रहती है, इतना कार्य करते हैं। कभी कभी तो ज़मीन अगर धँस गए तो उनकी मौत भी हो जाती है, लेकिन उनके लिए ऐसा, जो सेठ हैं, जो इनके मालिक हैं, इनकी मौत, इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही सारी चीज़ें उन्होंने कहा है कि इतनी सारी चीज़ें हम करते हैं, हीरा निकालते हैं, लेकिन हीरे की चमक के नीचे हमारी ज़िंदगी जो है वो काली अंधियारी ज़िंदगी के समान है। आगे लेखक जो है कहते हैं कि रोम को वह कोलोसियम, ये एक मीनार जैसा ही है, आप कभी नेट में सर्च करके देख सकते हैं। तो कह रहे हैं उसको भी हमने अपने हाथों से ही खड़ा किया, और एथेंस में जो अरीना का निर्माण किया है वो भी इन्होंने किया, जहाँ मेरे से गरीबों को, श्रीमानों की दृष्टि सुख के लिए शेरों से लड़ना होता था। तो ये है कि लोगों को सुख मिलने के लिए वहाँ शेरों से भी लड़ना होता था। जैसे कि स्पेन में खूनी अखाड़े हैं, जहाँ पे क्या होता है कि लड़कों को सांडों से मौत की बाजी लगानी होती थी, कि मनुष्यों को सांड से लड़ाई करनी होती थी, कभी कभी इनकी मौत भी हो जाती। तो ये सिर्फ वहाँ लोगों के सुख के लिए मज़दूरों को ये कार्य भी करना होता था, ऐसा बता रहे हैं। और बता रहे हैं कि बाबा आदम के वनों को काट मैंने पत्थर की सी ज़मीन खोद कर नरम कर डाली। मतलब बहुत पहले की जो बात है, वहाँ इतने घने जंगल थे, तो वहाँ के जो जंगल में कुछ भी नहीं हो सकता था, वहाँ की ज़मीन को खोद के नरम किए, उसे जोता और उसे उपजाऊ बनाया। वो कह रहे हैं कि रोमन जनों की प्रांतीय भूमि, मीलों फैले खेत मैंने बोए, काटे, सामंतों की दुनिया मैंने बसाई, जिसकी गहराइयों में आदमी को भूखे शेर की भांति कटघरों के पीछे रखा जाता था। तो देखिए, ये बात तो सही है। पहले क्या होता था कि जो सामंत होते थे वो अपनी भूमि पे मजदूरों को बहुत ही ज़्यादा कार्य करवाते थे, फसल उगाने बोलते थे, अनाज ही मिल जाता था, लेकिन उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हमने की, लेकिन इससे हमें कुछ भी लाभ नहीं होता था। मज़दूर आगे कह रहा है कि मैंने अपने देश और दूसरे विदेशी जगह में भी बहुत मेहनत किया, इन गोरी दुनिया का पेट भरा, अपना पेट काट कर, और वहाँ भी मैं भूखा रहा, लेकिन उनके लिए मैंने उपजाए, फसल उपजाए, बड़ी बड़ी इमारतें भी खड़ा की, लेकिन उन बड़ी इमारतों के आगे मेरा अपना एक छोटा सा गाँव, जहाँ पे मेरी छोटी छोटी झोपड़ियाँ थी, और इन झोपड़ियों से वो दुनिया वाले घृणा करते थे। हालांकि वो जो बड़े मकानों में रहते थे उसे मैंने ही बनाया है। और आगे कह रहे हैं कि मैंने यहाँ की ज़मीन को खोदकर उसे जोत बोकर सोना उगलने पे भी मजबूर किया, लेकिन जो सोना हम खुद वहाँ से निकालते थे वो खुद हमारे लिए नहीं होता था, उसे छूना तो हमारे लिए आग के बराबर था। अगर हम ऐसा करते तो हमें मार दिया जाता, और मुझे उस फसल को काट कर दाउस राशि कर देना होता था। ये तो आपको पता ही है कि पहले ये सब जो अनाज होता था उस पे कर लगता था, है ना। वहीं उसमें मेहनत कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, लेकिन उस पे भी उनको कर देना होता था। तो इस तरह से मज़दूरों की ज़िंदगी दयनीय थी। उनका अपने खेत पे ही खुद का अधिकार नहीं रहता था, उनको अन्न के लिए ही तरसना पड़ता था, उनको और उनकी पूरी फैमिली को।
आगे कहते हैं कि इनकी जो ज़मीन होती थी वो भी खुद की नहीं थी, इनकी ज़मीन बेच दी जाती थी। साथ साथ ज़मीन के साथ साथ जो उनके पास जो जानवर होते थे, चौपाया जानवर, वो भी उनका अपना नहीं होता था। ये सिर्फ अपने मालिकों के लिए खुद धान उपजा देते, फसल उगा देते, लेकिन उस फसल पे, उस अनाज पे, उन जानवरों पे और उस ज़मीन पे इनका कोई भी हक नहीं होता था। उसके बाद इन्होंने जंगल काट के गांव भी खड़े किए, कस्बे बनाए, नगर बसाए, लेकिन वो भी भूमि के साथ बार बार बिकता रहा। और साथ ही इन्होंने बड़े बड़े कारखाने, मिलों का भी निर्माण किया, जो कोलाहल और धुआं उगलने वाला। और उसकी चिमनियों की छांव में रात दिन मजदूर जो है वो पसीना बहाते रहते थे। और कभी जब वहाँ की मशीन के चपेट में आके ये अपाहिज हो जाते तो इनका नाम उस रजिस्टर से खारिज कर दिया जाता था, और इनका ना ही इलाज किया जाता था, ना ही इनके घर वालों की देख रेख की जाती थी। तो उसी समय इनकी ज़िंदगी के साथ साथ तो इनके पूरे परिवार की ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो जाती थी। इनके बाल बच्चों के प्रति इनके मालिकों का कोई भी जो जवाबदारी नहीं होता था। इनके बाल बच्चे ना तो इनके घर थे ना द्वार। ये बड़े बड़े मिलों में काम करते थे, लेकिन कुछ दुर्घटना हो जाने के बाद इनके बच्चों की ज़िंदगी, इनकी बीवी की ज़िंदगी नर्क के समान हो जाती थी। उसकी जवाबदारी लेने वाले कोई नहीं होते थे। इस तरह से इनकी ज़िंदगी पूरे अंधेरे में ही चलते रहती थी। इन्होंने बैलगाड़ी से रथ बनाया, रथ से महारथ, और उसके बाद इंजन खड़ा किए। इंजन जो ज़मीन पे दौड़ते थे, पानी पे तैरते थे। बैलगाड़ी क्या हो गई, रेल बनी, नाव, जहाज और आसमान। ये सारी चीज़ें जो आप देखते हैं, रेलगाड़ी, एरोप्लेन, है ना, रथ, बैलगाड़ी, भाप से चलने वाला ट्रेन, उसके बाद कोयले से चलने वाला, तो ये सारी चीज़ों का जो निर्माण है वो मज़दूरों ने ही किया है। लेकिन उस पे बैठ के सवारी करना इनके लिए नहीं होता था। फिर वो कहते हैं कि मैंने मोटर रेल से ज़मीन नापी थी, है ना, और हवाई जहाज़, ये सारी चीज़ें, लेकिन उसके भीतर बैठना या उसमें कहीं घूमना, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। यहाँ पे एक चीज़ बताया है कि नाव चलाने वाला जो मल्लाह होता है वो तो दिन भर अपनी नाव में बैठ सकता है। हलवाई बनाने वाला अपनी मिठाई को जब तक चख लेता है, और अपनी ही बनाई हुई जो मोटर कार से लोग उस पर घूम सकते हैं। लेकिन हमने आज तक जिस जिस चीज़ का निर्माण किया, उस चीज़ का यूज हम कर ही नहीं सकते थे, ना हम ना ही हमारे परिवार वाले। आगे मज़दूर कहता है कि मैंने पहाड़ों से लोहा, कोयला, टीन, ये सारी चीज़ें खोदे, साथ में तेल और पेट्रोल भी, विस्फोटक जैसे पदार्थ निकाले, और कभी कभी इन सब का खनन करते समय मौत भी हो जाती है, पूरी दुनिया ही पलट जाती है। लेकिन उस समय इस चीज़ के लिए कोई भी कानून शर्त नहीं होता। मैंने खून पसीना एक कर दिया, धर्म की, अधर्म की, सारी ये सब चीज़, लड़ाइयों को भी मैंने देखा। और साथ में जहाँ मैंने काम किया की जगह पे हथियारों का जो तोपखाना है, बंदूक, बारूद, गोले बारूद, बम का, ये सारी जगह पे है। तो वो कह रहे हैं कि मुझे इससे क्या है कि जिन मशीनों, बंदूकों, तोपों, जहाज़ों के टुकड़े हिस्से बनाता हूँ, वे ही एक दिन मुझसे ही हाड़ मांस के असंख्य जनों को उड़ा देंगे। मज़दूर तो ये सारे चीज़ करते ही हैं, लेकिन वो विवश हैं ये सारे काम करने के लिए। तो कहता है कि मैं तो तेली का बैल हूँ, मुझे कहीं भी नाद दिया जाए। मतलब एक ऐसा इंसान जिसे जो भी काम करवा लिया जाए, उसमें कुछ हाँ या ना कुछ भी नहीं बोलेगा, बस वो काम करता ही जाएगा। तो उन्हीं मशीनों की तरह जिन्हें चलाने वालों के इशारे पे चलना होता है, मतलब किसी के इशारों पे चलना। तो अगर मुझे पता होता कि मशीन, बंदूक जो है दुनिया के लिए खतरनाक है, तो नहीं, लेकिन मैं इसको ना भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं तो तेली का बैल हूँ, मुझे ऐसे नाद दिया जाता है। मतलब मैं सिर्फ दूसरे के इशारों में ही काम करता हूँ। मुझे इससे ये पता नहीं कि मैं जो चीज़ बना रहा हूँ उससे लोगों की जिंदगियाँ नष्ट हो सकती है। अंत में मजदूर ये कहता है कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है जिसे मैंने अपने हाथों पैदा नहीं की है। सुई की नोक से लेके बड़े बड़े हवाई जहाज़ तक का निर्माण मैंने ही किया है। आज बड़े बड़े कारखानों में इतने सारे माल निकलते हैं, वो सारे कार्य भी मैंने ही किए हैं। लेकिन उस चीज़ का, मतलब जो मैंने कार्य किया है, उस चीज़ का छोटा सा हिस्सा भी मुझे नहीं मिल पाता। मैं आज भी अपने अभावग्रस्त जीवन जीने को विवश हूँ। मैं आज भूखा व नंगा हूँ। इन चीज़ों का निर्माण तो करता हूँ, किंतु उसका उपभोग स्वयं नहीं कर सकता। उसका एक छोटा सा हिस्सा भी मेरे को नसीब नहीं हो सकता। तो वो पूछ रहा है आम जनता से कि इसके लिए कौन उत्तरदायी है, इसका जवाब कौन देगा।
क्या वे मिल मालिक या पूंजीपति वर्ग के लोग? मेरे लाभांश का फल मुझ तक नहीं पहुंच पाता, इसके लिए वही जिम्मेदार है। वही जिम्मेदार है मतलब जिनके लिए वो काम करता है, मतलब पूंजीपति वर्ग, जो बड़े बड़े लोग हैं जो इनसे कार्य करवाते हैं, लेकिन उस कार्य का छोटा सा हिस्सा भी उनके लिए नहीं देते। और आज भी आप देखोगे मजदूरों की जो ज़िंदगी है वो पहले जैसे थी, मतलब अभाव से ग्रस्त थी। ना तो उनके बाल बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा सकते हैं, ना ही स्वास्थ्य की सुविधा दे सकते हैं, ना ही पढ़ाई की सुविधा, और ना ही उनको बाकी खुशियाँ भी नहीं दे सकते। उनका जीवन वैसा का वैसा ही आज भी पड़ा हुआ है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि इन सब का जिम्मेदार कौन है? पूंजीपति वर्ग के लोग। अगर आपको मैं मजदूर हूँ आत्मकथा की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने क्लासमेट को शेयर जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।